जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 1 जुलाई के करंट अफेयर्स कैसे क्या रहेगा सेशन। टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली मंथली वीकली किसी भी प्रकार की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और यूजर आईडी दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स और आरआरबी के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस है। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज के फर्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश लॉन्चेज नशा नहीं जिंदगी चुने इनिशिएटिव इन शिमला। रिसेंटली शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो कि ज़िला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर नशा नहीं जिंदगी चुने एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इस कैंपेन का सिंपल मतलब इतना ही है कि जो ड्रग्स के एडिक्टेड लोग हैं उन्हें नशे से मुक्त करना, उन्हें ड्रग्स एडिक्शन से दूर करना और उनकी ज़िंदगी को बचाना। तो लोगों के लिए अवेयरनेस तो फैलाना है कि नशा नहीं जिंदगी को चुने, ये इनिशिएटिव है और इसे लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ताकि ड्रग्स एडिक्शन को कम से कम किया जा सके। तो याद रखिए, नशा नहीं जिंदगी चुने हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, कर्नाटका लॉन्चेस काशी यात्रा स्कीम फॉर पिलग्रिम्स। देखिए, पिलग्रिम अगर कोई है, अगर वह काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना चाहता है जो कि वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस टेम्पल में अगर वह जाना चाहता है तो वह कर्नाटका गवर्नमेंट की इस काशी यात्रा स्कीम के तहत 5,000 रुपये का कैश असिस्टेंस लेकर वह जा सकता है। यानी एक मदद है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से 5,000 रुपये की, अगर कोई काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना चाहता है तो ये जाए। अगर वह काशी यात्रा स्कीम के तहत जाता है तो 5,000 रुपये का कैश असिस्टेंट दिया जाएगा। तो याद रखिए, ये काशी यात्रा स्कीम किसकी है? कर्नाटका की है। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। अगर कोई जानना चाहता है तो उसकी एज होनी चाहिए 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए जो प्रूफ करता है कि वह कर्नाटका का ही रेसिडेंट है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है, पंजाब बजट 2022, यानी पंजाब ने अपना बजट लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, यानी 2022। तो पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स 1,55,860 करोड़ बजट है। अमाउंट याद रखिए, 1,55,860 करोड़ रुपीज़ का बजट है पंजाब गवर्नमेंट का, और इसे रिसेंटली अनवील किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और यह आप गवर्नमेंट, जो आप गवर्नमेंट है, पहली बार आप गवर्नमेंट पंजाब में आई है और इसका पहला बजट है। तो याद रखिए, ये बजट लॉन्च किया गया है फ्रॉम द 1 जुलाई 2022। और इस बजट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखिए कि इसमें 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी हर मंथ हर हाउस होल्ड को। 300 यूनिट्स बिजली फ्री, इतना आप याद रखिए। सिंपल आप अमाउंट याद रखिए और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली न्यूज़ है, अंबुबाची मेला या फेस्टिवल कमेंसेज इन गुवाहाटीज कामाख्या टेम्पल। पहला प्रश्न, कामाख्या टेम्पल कहाँ स्थित है? आंसर होगा गुवाहाटी यानी आसाम में स्थित है। दूसरा, अंबुबाची मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है? तो आसाम में ऑर्गेनाइज होता है, आसाम के भी गुवाहाटी में। और किस टेम्पल में? कामाख्या टेम्पल में। तो 2-3 चीज़ें इंटरलिंक करके आप याद रखिए कि अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी में मनाया जाता है। ये 4 दिन का मेला था और इसे रिसेंटली 23 जून को स्टार्ट हुआ और 27 को कंप्लीट हुआ। और ये स्थित है नीलाचल हिल्स के ऊपर। ये कामाख्या टेम्पल नीलाचल हिल्स के ऊपर स्थित है और यहीं पर ये टेम्पल स्थित है और यहीं पर ये मेला आयोजित हुआ, याद रखिए। और पिछले 2 साल से ये होस्ट हुआ नहीं था क्योंकि कोविड कारण नहीं हो पाया था। अगली न्यूज़ है, गोवा सेलिब्रेट साओ जाओ फेस्टिवल। साओ जाओ फेस्टिवल एक बोट फेस्टिवल है, यानी एक बोट परेड होती है। उस बोट परेड में ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखिए कि साओ जाओ फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है? तो गोवा का फेस्टिवल है। और इसे गोवा के जो सियोलिम विलेज है वहाँ पर ये मनाया जाता है। सियोलिम विलेज गोवा में स्थित है, यहाँ पर ये मनाया जाता है साओ जाओ फेस्टिवल। अगली न्यूज़ है, 2 अफ्रीकन नेशंस गैबोन एंड टोगो। गैबोन और टोगो जॉइंस कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें रिसेंटली 2 कंट्रीज़ को ऐड किया गया। पहले 54 कंट्रीज इसकी मेंबर थी, लेकिन 55th बन गई है गैबोन और 56th बन गई है टोगो। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रिसेंट लेटेस्ट लास्ट कंट्री कौन है कॉमनवेल्थ ग्रुप को ज्वाइन करने वाली? हालांकि दोनों कंट्रीज है, लेकिन लास्ट नंबर किसका है? टोगो का है। तो आंसर होगा टोगो। इससे पहले 54th कंट्री थी रवांडा, और रवांडा 54th कंट्री थी जिसने 2009 में इसे ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ को। तो याद रखिए, अब कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर हो गए हैं? 56। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। जो ज्वाइन करने वाले दोनों कंट्रीज़
किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है? ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ है। अगली न्यूज है सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गिव्स यूपीआई पेमेंट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन पब्लिक इश्यूज ऑफ REITs एंड InvITs। यानी ये दो एक इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन REITs में और InvITs में तो आप यूपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल इतना ये न्यूज़ है, सेबी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। लेकिन आपको समझने की चीज़ इसमें यह है कि REITs और InvTs क्या चीज़ है। देखिए, पहली बात तो ये यूपीआई पेमेंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये 1 अगस्त से एप्लीकेबल होगा। इन दोनों में 1 अगस्त 2022 से एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और आप 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर कैंडिडेट 5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। याद रखिए, फॉर वैल्यू ऑफ अप टू 5 लाख। अब REITs ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जिसे 1960 को लॉन्च किया गया था। और यानी इसका पर्पज़ है कि जो रियल एस्टेट्स होती है यानी बिल्डिंग्स होती है, यानी ज़मीन से हम कह सकते हैं लैंड प्लॉट्स, इनमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इस REITs इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है InvITs ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। ये म्यूचुअल फंड की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें होती है जिनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस InvITs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड ये काम करेगा। तो इन दोनों चीज़ों में अप टू 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI रिसीव्ड एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी। देखिए, ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी क्या चीज़ है? इसे पहली बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया था। इसके बाद अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी अप्रूवल मिल गई है। ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी होती है जो बैंक का जो कोर बिजनेस होता है। बैंक का कोर बिजनेस क्या होता है? बैंक का कोर बिजनेस होता है लेंडिंग। ठीक है, लेंडिंग इसका कोर बिजनेस होता है, यानी लोन्स देना। लेकिन इसके अलावा जो भी और भी काम है, उन काम्स को जो कि कोर बिजनेस में नहीं आते हैं, जैसे कि डिपॉजिट लेना, क्रेडिट डिपॉजिट लेना या फिर और भी कई काम्स हैं, ये इसके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी बैंक के कोर बिजनेस में नहीं आते हैं। तो इन चीज़ों के लिए क्या है कि एक सेपरेट एंटिटी बना दी जाती है बैंक्स के द्वारा, ताकि इन चीज़ों को हैंडल वह एंटिटी करेगी और जो बैंक का जो मेन जो कोर बिजनेस है, जो लैंडिंग का बिजनेस है, वह स्मूथली चल पाए, अच्छे से हो पाए। इस चीज़ के लिए सब्सिडी बनाई जाती है। अब इसी के लिए रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी एक अलग से ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडी एस्टेब्लिश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दी है। लेकिन ऐसा करने वाला पहला बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा। तो याद रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगली न्यूज है, बजाज फाइनेंस एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया पार्टनर्स फॉर पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स। पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स क्या होता है कि आपको पता है मशीन्स होती है, मशीन्स में स्वैप कीजिए, स्वैप करने के बाद आपका पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट सिस्टम हो सकता है। और पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट में आपका यूपीआई भी आता है। कई जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के सोर्सेज होते हैं वह सभी पॉइंट ऑफ सेल्स में आते हैं। तो अभी रिसेंटली बजाज फाइनेंस और वर्ल्ड लाइन दोनों ने MOU साइन किया है ताकि बजाज फाइनेंस को सपोर्ट मिल सके पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस में। बजाज फाइनेंस स्टार्ट करना चाहता है पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस, लेकिन इसके लिए एक पेमेंट सॉल्यूशन, एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता है। और वर्ल्ड लाइन जो कि फ्रांस का बेस्ड एक ग्लोबल लेंडर इन पेमेंट सर्विसेज है, ये इसे सर्विस प्रोवाइड कराएगा, यानी एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वर्ल्ड लाइन। अब ये इसे बजाज फाइनेंस को पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस में हेल्प करेगा, ये कह सकते हैं हम इसमें बिजनेस पार्टनर है। याद रखिए, बजाज फाइनेंस एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया पार्टनर फॉर पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स। अगली न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू सेमी क्लोज्ड PPI लाइसेंस टू मुफिन फाइनेंस लिमिटेड। मुफिन फाइनेंस लिमिटेड को रिसेंटली लाइसेंस दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसका लाइसेंस? PPI का लाइसेंस। लेकिन PPI में भी सेमी क्लोज्ड PPI लाइसेंस। PPI लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं, सेमी क्लोज्ड, सेमी और कई चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा बैंकिंग अवेयरनेस में, PPI के बारे में कंप्लीट डिटेल उसमें समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि PPI लाइसेंस यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या होता है कि पहले इसे समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपको यानी आपके पास एक कार्ड होगा, उस कार्ड में आप पहले से अपना अमाउंट फिक्स कर लेंगे, अब डिपॉजिट कर लेंगे, ताकि आप उस पेमेंट का एक पर्टिकुलर चीज़ में ही काम में ले सकें। जैसे शॉपिंग में ही उसे काम में ले सकते हैं और कई काम में उसे विड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का होता है सेमी क्लोज्ड PPI लाइसेंस। इसमें सेमी क्लोज्ड में कुछ कंडीशंस होती है जो कि PPI को फुल यानी
फुल ऑथराइजेशन नहीं मिलता है सेमी क्लोज्ड में, और अगर वह कोई सेमी क्लोज्ड पीपीआई नहीं है तो उसे और कई चीज़ें एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं। और याद रखिए इसमें जो सेमी क्लोज्ड पीपीआई है इसमें सिर्फ यानी डिजिटल लैंडिंग ही की जा सकती है। डिजिटल बैंक्स और फिनटेक कंपनीज के द्वारा सिर्फ डिजिटल लैंडिंग दी जा सकती है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन फॉर लैंडिंग ओनली। तो सेमी क्लोज्ड पीपीआई लाइसेंस रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुफिन फाइनेंस लिमिटेड को दिया है। और आपको बता दिया कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ होती है, याद रखिए। इसमें अगर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप पर डे के हिसाब से 2,000 रुपये के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं, और मंथली आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं। ये पीपीआई लाइसेंस में अवेलेबल है, ये फैसिलिटी से सेमी क्लोज्ड में अवेलेबल नहीं है। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है न्यू डेटा फ्रॉम द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब इन्होंने एक रिसेंटली कुछ डेटा रिलीज़ किया है। डेटा क्या है? इनका कहना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वह 2026-2027 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगी। 2026-2027 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगी, और यही इकोनॉमी 10 ट्रिलियन हो जाएगी बाय द ईयर 2033-2034। 2033-2034 तक यही इंडिया की जो इकोनॉमी है वह 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, और 5 ट्रिलियन कब तक? 2026-27 तक। याद रखिए प्रेजेंट में हमारी जो इकोनॉमी है वह 3.3 ट्रिलियन पर स्टैंड करती है, $3.3 ट्रिलियन पर स्टैंड करती है। और ये आप याद रखिए 5 ट्रिलियन कब तक हो जाएगी और 10 ट्रिलियन कब तक हो जाएगी। अगली न्यूज़ है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्स विथ पीयरलेस पेमेंट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ एमओयू साइन किया है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने। ये एक तरह का बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट है जो हमने कल परसों पढ़ा था, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन करती है ताकि अपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उनको सेल करने के लिए उन्हें एक वेराइटी ऑफ कस्टमर्स मिल जाए। तो इसी के लिए दोनों ने एमओयू साइन किया है, दोनों को आपस में बेनिफिट्स होते हैं, इसी के लिए एमओयू साइन किए जाते हैं। इसके प्रोडक्ट सेल होंगे, इसके कस्टमर्स में बिलीव यानी कस्टमर्स को वेराइटी ऑफ इंश्योरेंस प्लान मिलेंगे तो कस्टमर्स खुश रहेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं इनमें आपस में। तो याद रखिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने रिसेंटली पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एमओयू साइन किया है। पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कर्नाटका का बेस्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस। अगली न्यूज़ है इंडिया यूके लॉन्चेस जॉइंट कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम। अकेडमी प्रोग्राम रिसेंटली इंडिया ने किस देश के साथ लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ लॉन्च किया है। अब ये डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम क्या चीज़ है? देखिए एक मीटिंग होती है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। अब इस मीटिंग में दोनों देश के डिप्लोमेट्स जाते हैं, तो दोनों देश के डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये डिप्लोमेटिक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो CHOGA में अगर कोई हमारे दोनों देश के अगर कोई डिप्लोमेट्स जाते हैं तो उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाए, इस चीज़ के लिए डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोनों देश के लिए, दोनों देशों के द्वारा, याद रखिए। और ये डिप्लोमेटिक अकेडमी प्रोग्राम होस्ट होगा इन न्यू दिल्ली में, ये होस्ट होगा इंडिया में। कॉमनवेल्थ जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। अगली न्यूज है खुशी पटेल फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम विंस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 ये होस्ट हुआ था न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा, इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा ये होस्ट किया गया मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। और इसमें विनर कौन बना? विनर बनी है खुशी पटेल जो कि एक बायोमेडिकल स्टूडेंट है यूनाइटेड किंगडम में, और इन्होंने ये खिताब जीता है जिसका ये 29th एडिशन है। इसके बाद जो फर्स्ट रनर अप है यानी जिनको इन्होंने डिफीट किया है उनका नाम है वैदेही डोंगरे उनका नाम है, और इन्होंने यही फर्स्ट रनर अप रही है या फिर सेकंड विनर या फिर कह सकते हैं फर्स्ट रनर अप। अगली न्यूज़ है 26th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। अभी हमने पढ़ा कि इसी के लिए अकेडमी लॉन्च की गई यूनाइटेड किंगडम के द्वारा और इंडिया के द्वारा। तो अब इसकी मीटिंग जो 26th है 2022 की, ये कहाँ पर हेल्ड हो रही है? तो ये हेल्ड हुई है किगाली रवांडा में।
किगाली जो कि रवांडा की कैपिटल है, यहीं पर ये होस्ट हुआ है रवांडा में। रवांडा इसकी होस्ट कंट्री है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 26th एडिशन की। और इस समिट की थीम याद रख लीजिए, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये इसकी थीम है। और ये हर 2 साल में होस्ट होती है, हर 2 साल में होस्ट होती है। पहली बार आपको बताया इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका 26th एडिशन है इस बार 2024 में, यानी अगले फिर 2 साल बाद में। सोमाओ एक कंट्री है ओशियानिया कॉन्टिनेंट में, ये कंट्री से होस्ट करेगी 2024 में। याद रखिए दोनों चीज़ें, होस्ट अभी किसने किया रवांडा में, और 2024 में कौन होस्ट करेगा, समोआ। अगली न्यूज़ है नासा लॉन्चेस ब्लैक बर्न्ट 9th सब ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया है नासा ने ब्लैक बर्न्ट 9th। और ये ऐसा करने पर ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करना ये एक रॉकेट, ये 27 ईयर्स बाद ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई रॉकेट लॉन्च की जा रही है नासा के द्वारा। लेकिन नासा का ऐसा पहला इंसिडेंट है कि कॉमर्शियल जो स्पेस पोर्ट है वहाँ से लॉन्च किया जा रहा है आउटसाइड द यूएसए के बाहर पहली बार किसी कॉमर्शियल स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जा रहा है। ऐसा ब्लैक बर्न्ट में ऐसा पहली बार हो रहा है नासा के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया में ये 27 ईयर्स में पहली बार कि कोई बाहर की कंपनी यानी नासा ऑस्ट्रेलिया में कोई रॉकेट लॉन्च कर रही है। तो याद रखिए ये रॉकेट लॉन्च की गई है ऑस्ट्रेलियन कॉमर्शियल स्पेस पोर्ट से। और कॉमर्शियल स्पेस पोर्ट यानी ऑस्ट्रेलिया के जो कॉमर्शियल स्पेस पोर्ट है वहाँ पर भी एक सेंटर जिसका नाम है अर्नहेम स्पेस सेंटर। तो अर्नहेम स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई है ब्लैक बर्न्ट रॉकेट। और ऐसा करके नासा ने रिकॉर्ड बनाया है कि पहली बार किसी कॉमर्शियल स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया जो कि आउटसाइड द यूएसए है। याद रखिए ब्लैक बर्न्ट 9th नासा का एक रॉकेट है। अगली न्यूज़ है थर्ड नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन टुट्टिकोरिन कहाँ पर है, टुट्टिकोरिन तमिलनाडु में। तमिलनाडु के भी थुट्टुकोडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है टुट्टिकोरिन। और टुट्टिकोरिन में रिसेंटली थर्ड नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई। इसमें 50 एथलीट्स ने इसमें यानी मोर देन 50 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। और इतना याद रखिए कि थर्ड नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप कहाँ होस्ट हुआ, ये तमिलनाडु में होस्ट हुआ। और याद रखिए कि काइट बोर्डिंग ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसे ओलंपिक में 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हो गए वहाँ पे इसे इंक्लूड किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में इसे इंक्लूड किया जाएगा काइट बोर्डिंग को। अगली न्यूज़ है मोहम्मद जलूद बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके पहले एशियन प्रेसिडेंट बन गए मोहम्मद जलूद। तो देखिए फर्स्ट एशियन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ IWF। तो मोहम्मद जलूद जो कि इराक से आते हैं, इराक जो कि इंडिया का टॉप ऑयल पार्टनर है और यहीं के है मोहम्मद जलूद। लेकिन यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी सिटीजनशिप अभी प्रेजेंट में कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान की इनकी सिटीजनशिप है, लेकिन इनका जन्म इराक में हुआ था। तो मोहम्मद हसन जलूद बन गए पहले एशियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अगली न्यूज़ है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 27 जून। हर साल को MSME डे 27 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिए। और देखिए इंडिया की नहीं किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी में अगर मेन रोल होता है वह MSME का ही रोल होता है। तो इंडिया में मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की GDP में, इंडिया की इकोनॉमी में, ये MSME का ही है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन के मामले में भी अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ होती है तो MSME में ही देखने को मिलेगी। इस बार 5th एडिशन था MSME का। और इसे पहली बार 2017 में मनाया गया, इसके बाद 2022 में इसका ये 5th एडिशन है। इस साल की थीम याद रखिए रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट बनेगी थीम रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग। MSME अकाउंट्स फॉर 90% बिजनेसेस। GDP में मैंने बताया मोर देन 50%, लेकिन अगर बिजनेसेस के मामले में बात करें तो सबसे जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% का कंट्रीब्यूशन रहता है। और एम्प्लॉयमेंट में 60 to 70% और 50% इन GDP। तो अभी बताया 50% तो GDP में
और 90% बिजनेसेस में, 60 to 70% जॉब क्रिएशन में एमएसएमई का, कुल मिलाकर एमएसएमई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगली न्यूज़ है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इस चीज़ की अवेयरनेस तक बढ़ाने के लिए हर साल नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे इंडिया में मनाया जाता है 28 जून को। 28 जून को मनाया जाता है, तो याद रखिए नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 28 जून। अगली न्यूज़ है फॉर्मर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड चेयरमैन वी कृष्णमूर्ति पासेज अवे इन चेन्नई। इनका जन्म भी तमिलनाडु में ही हुआ था, वी कृष्णमूर्ति, और ये सेल के चेयरमैन रह चुके हैं फ्रॉम द ईयर 1985 to 1990, और इनका रिसेंटली इनका निधन हो गया। तो याद रखिए वी कृष्णमूर्ति सेल के चेयरमैन रह चुके हैं, और इन्हें फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ PSUs इन इंडिया किन्हें बोला जाता है? वी कृष्णमूर्ति को, और इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो इतना आप याद रखिए। तो ये था आज का ओवरऑल 1 जुलाई का करंट अफेयर्स। हाउ वॉज इट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में 2 जुलाई के में। तब तक के लिए गुड बाय।